ये शुरुआत होती है साल 1965 में। अमेरिका के अंदर चल रही सिविल वॉर अब अपने आखिरी समय पर थी। अभी हम एक कैप्टन को देखते हैं जिसके हाथ में एक सोने का सिक्का है। वो इस तरह के सिक्कों से भरे हुए कई बक्से एक जहाज के अंदर लोड करवा रहा था। इन बक्सों के ऊपर CSA लिखा था। तभी अचानक ही उनके ऊपर हमला हो गया, लेकिन कैप्टन ने जल्दी से जहाज को पानी में उतारा और सारे इंजन बंद कर दिए ताकि अंधेरे में उसके जहाज का किसी को पता न चले। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वो दुश्मनों से बचकर निकल गए। अब कहानी आज के समय में पहुंची जब WHO की एक वैन में डॉक्टर सोफिया बैठी थी। ये वैन अभी अफ्रीका के लास वेगस शहर में है। इस शहर में एक बीमारी तेजी से फैलने लगी है। एक नए मरीज की जांच करने पर पता चला कि उसे भी वही बीमारी है जिसके बारे में अभी वो कुछ भी समझ नहीं पाए हैं। मरीज की मां ने बताया कि कुछ दिन पहले ये अपने पिता के साथ माली देश गया था और वहाँ से लौटने पर इसकी ये हालत हुई है। सोफिया ने मरीज को गाड़ी में बैठाया और अपने सीनियर से बात की कि अब इसे भी मिला लो तो टोटल 6 लोग हो चुके हैं। हमें जल्दी से WHO को ये फाइल देनी चाहिए। लेकिन सीनियर का मानना था कि इतने कम केसेस में कोई उनकी मदद नहीं करेगा। सोफिया अब माली देश जाकर ये पता लगाना चाहती थी कि वहाँ ऐसा क्या है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। माली देश में इस वक्त अंदरूनी जंग चल रही थी और सीनियर ने कहा कि कोई भी तुम्हें ऐसे खतरनाक हालातों में उस देश में जाने की परमिशन नहीं देगा। इसी दौरान एक नकाबपोश आदमी उनके ऊपर नजर रखे हुए था। शायद उसे इन डॉक्टरों का यहाँ आना पसंद नहीं है। तभी सोफिया को ध्यान आया कि मरीज के पिता का भी सैंपल ले लेना चाहिए। इसके बाद सोफिया लाइट हाउस की तरफ निकल गई जहाँ वो काम कर रहा था। वहाँ पहुंचकर सोफिया ने देखा कि उसकी भी बिल्कुल वैसी ही हालत है जैसी उसके बेटे की थी, बल्कि वो तो जान गंवा चुका है इस बीमारी से। सोफिया ने चुपचाप उसका सैंपल लिया और बाहर आ गई। इसी बीच पास के समुद्र में एक आदमी बोटिंग कर रहा था और नकाबपोश आदमी जो दूर से डॉक्टर्स को देख रहा था उसने अचानक सोफिया पर हमला कर दिया। लेकिन इस बोटिंग कर रहे आदमी ने तभी वहाँ आकर सोफिया को बचा लिया। लेकिन इसी हाथापाई में वो नकाबपोश आदमी सोफिया का बैग लेकर वहाँ से भाग गया। जब सोफिया की आँख खुली तो वो नोमा नाम के एक जहाज पर थी जो समुद्र में खजाना ढूंढने वालों का एक जहाज है। बाहर वही आदमी था जिसने सोफिया की जान बचाई थी। ये आदमी समुद्र में ढूंढी हुई एक कीमती मूर्ति लेकर बाहर निकला। ये लोग दरअसल ढूंढना तो उसी CSA वाले जहाज को चाहते हैं, लेकिन आज तक उसका कोई सुराग ही नहीं लग पाया। तभी अल्मोरा जो कि जहाज का मालिक है वहाँ आया। जिस आदमी ने सोफिया को बचाया उसका नाम डग है। अल्मोरा ने डग से कहा कि जो खजाना हमने ढूंढा है उसे रात को होने वाली म्यूजियम पार्टी में डिस्प्ले पर लगाना है, इसलिए जल्दी से साफ करवाओ उसे। जिसके बाद डग एक नाइजीरियन डीलर से बात करने गया। पार्टी में उस बेशकीमती मूर्ति को सबके सामने दिखाया गया। ये असल में एक अफ्रीकन राजा की कबर है जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए होगी। डग जल्दी से उस डीलर के पास पहुंचा और वहाँ उसने डग को एक सिक्का दिखाया जिस पर CSA लिखा हुआ था। डग ने तुरंत ये सिक्का लिया और कहा कि ये तो बरसों से मेरा सपना है। आज तक किसी को नहीं पता चला कि वो जहाज कहाँ गायब हो गया। पार्टी में मैस्कॉट कंपनी का मालिक भी है जिसने खजाने की खोज पर पैसा लगाया था। इस आदमी की माली देश में काफी अच्छी जान पहचान है, इसलिए सोफिया ने उससे मदद मांगी वहां पहुंचने के लिए। कंपनी के मालिक ने कहा कि वहां जाने में बहुत खतरा है, लेकिन अगर वो फिर भी जाना चाहती है तो वो रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। कुछ देर में डग भी वहां आ गया और उसने CSA का वो सिक्का जेम्स को दिखाया। उसने ये भी बताया कि ये सिक्का माली में रहने वाले एक आदमी को मिला है और डग का मानना है कि उस जहाज का मलबा भी माली में ही कहीं मौजूद होगा। जेम्स ये सुनकर काफी खुश हो गया और उसने डग और अल्मोरा को 3 दिन के लिए माली जाने की इजाजत दे दी। वहाँ जाकर वो इस जहाज को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर जरा सा भी कुछ सुराग मिला तो फिर पूरा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा जहाज को ढूंढने का। अगले दिन जब ये लोग पोर्ट पर पहुंचे तो वहाँ सोफिया और डॉक्टर जैक पहले ही बैठे थे। सोफिया ने डग को बताया कि जेम्स ने कहा है कि मैं और डॉक्टर जैक भी तुम्हारे साथ जा सकते हैं माली। और फिर ये 5 लोग माली की तरफ निकल गए। रात को खाना खाते हुए डग ने सोफिया को सिक्के के बारे में बताया और ये भी कि इस जहाज को ढूंढना डग का बचपन का सपना है। माली पहुँचते ही सोफिया और जैक अपने रास्ते निकल गए और डग और बाकी लोग उस आदमी के घर पहुँचे जिसे सिक्का मिला था। उसके घर जाकर पता चला कि आदमी मर चुका है। उस जहाज तक पहुंचने का उसका रास्ता फिर से बंद हो गया था। तभी डग को वहाँ एक मस्जिद दिखाई दी। ये तीनों वहाँ जाकर एक आदमी से मिले। अक्सर ऐसी धार्मिक जगहों पर पुराने रिकॉर्ड्स दर्ज रहते हैं। डग के पूछने पर वहाँ एक आदमी ने पुराने रिकॉर्ड्स में देखा। तब पता चला कि सालों पहले वहाँ के पोर्ट में एक जहाज आया था।
लेकिन उस जहाज में कोई भी जिंदा नहीं बचा था और पानी का बहाव इतना तेज था कि वो जहाज बहकर आगे की तरफ चला गया। ये जानकारी डग के काफी काम आने वाली थी। वो तुरंत जाकर जेम्स से मिला और उसे सब कुछ बताया। बिना देर किए ये लोग जाव शहर, जो कि यहाँ से थोड़ा आगे है, उसकी ओर बढ़ने लगे। रास्ते में इन लोगों को अपनी बोट के एक हिस्से में कुछ मिला। थोड़ी जांच करने पर पता चला कि एक खास तरह की मिट्टी है जो कि जंग भी हो सकता है। लेकिन डग ने कहा कि बहते पानी में इस तरह की मिट्टी का मिलना आम बात नहीं है। ये एक सोचने वाली चीज थी। अभी अचानक एक मिलिट्री बोट उनकी तरफ आने लगी। ये ऑफिसर बार बार एक ही बात पूछ रहे थे कि वो डॉक्टर अभी कहाँ हैं जो तुम्हारे साथ यहाँ पर आए हैं। यहाँ के राजा को पता चल चुका था कि उसके देश में 2 फिरंगी डॉक्टर आए हैं ताकि वो उस बीमारी की तह तक जा सके जो वहाँ आसपास फैली हुई है। राजा ने ऑर्डर्स दिए थे कि उन्हें जल्द से जल्द रोका जाए वरना बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। डग समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना इन्हें डॉक्टर से क्या दिक्कत। डग ने जवाब दिया कि सर हमको ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है तो बोट साइड में लगा के बात करते हैं। डग ने उनकी ओर एक रस्सी फेंकी जो उन्होंने अपनी बोट पर बांध ली। जिसके बाद डग ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि फुल स्पीड में दौड़ाओ और एक ही झटके में ऑफिसर्स की बोट पलट गई। डग ने जल्दी से वो रस्सी भी काट दी और फिर वो लोग वहाँ से भाग गए। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही दूरी पर 2 और बोट्स उनका इंतजार कर रही थी और वो उन्हें देखते ही गोलियां चलाने लगे। डग समझ गया कि अब तो हमें बोट से कूदना होगा वरना जान बचने वाली है नहीं। कूदने से पहले उन्होंने फ्यूल टैंक में चीरा लगा दिया ताकि जबरदस्त धमाका हो। जब दूसरी बोट उनके करीब आई तो तीनों पानी में कूद गए। ऑफिसर्स ने बोट पर गोलियां चलाई और लीकेज की वजह से एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें सारे के सारे पुलिस वाले मारे गए। जल्द ही ये तीनों नदी से निकलकर किनारे पर बने एक घर में पहुंचे। रूडी ने डग से पूछा कि अब तो हमारे पास बोट भी नहीं है तो जहाज को ढूंढने का काम बंद कर देंगे क्या? डग ने कहा कि उसे बाद में ढूंढेंगे, पहले तो हमें उन डॉक्टरों की जान बचानी होगी। अगर इनके हत्थे चढ़ गए तो मार देंगे दोनों को। डग ने रूडी से कहा कि तुम जल्दी से बॉर्डर पार करके अल्मोड़ा के पास जाओ और वो खुद जेम्स के साथ दोनों डॉक्टरों को ढूंढने निकल गया। वहाँ दोनों डॉक्टर्स एक गांव में पहुँचे जहाँ एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। सोफिया को एक घर में लोगों की लाशें मिली और इन सभी लोगों की मौत भी उसी बीमारी से हुई थी। सुबह होते ही दोनों ने सारी लाशों को दफना दिया। उधर रूडी ने भी छुपकर बॉर्डर पार कर लिया। सोफिया को गांव में एक कुआं मिला और उसने सोचा कि शायद इसके अंदर कुछ मिले तो उसने अंदर जाने की तैयारी शुरू की। नीचे पहुंचकर जब वो पानी का सैंपल लेने लगी अभी जैक ने बताया कि ऊपर कुछ मिलिट्री वाले आए हैं और फिर गोलियां चलने की आवाज आई और जैक को छोड़कर उन्होंने बाकी सबको मार दिया। कुएं के अंदर सोफिया डरी हुई छुपी रही। अभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ जिसमें माली देश का राजा काजिम वहाँ आया। काजिम ने जैक से पूछा कि लेडी डॉक्टर कहाँ पर है। चॉपर की आवाज सुनकर डग और जेम्स को भी पता चल गया कि डॉक्टर आसपास ही होंगे। लेकिन काजिम बहुत गुस्से में था। उसने जैक को गोली मार दी और अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि सोफिया को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। डग और जेम्स पास ही में छुपकर ये सब कुछ देख रहे थे। काजिम के आदमी आसपास सबको मारने लगे। एक बार तो डग की जान भी खतरे में आ गई, लेकिन पीछे से सोफिया ने आकर काजिम के आदमी को मार दिया। अपने सीनियर डॉक्टर जैक की मौत से सोफिया को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। लेकिन डग ने कहा कि जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अब वो तीनों काजिम के मिलिट्री एरिया से निकलकर एक दूसरी जगह पहुँच गए। लेकिन ये लोग जहाँ पहुँचे हैं ये और भी ज्यादा खतरनाक है। अभी वहाँ कुछ घुड़सवार आए और इन तीनों को बंदी बना लिया और अपने राजा गॉडिगो के पास ले गए। गॉडिगो ने उनसे पूछा कि यहाँ तुम क्या करने आए हो? सोफिया ने बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ और एक बीमारी फैली हुई है आपके इलाके में, उसकी खोज कर रही हूँ। बीमारी का नाम सुनकर उसे एक कमरे में ले जाया गया जहाँ न जाने कितने लोग उसी बीमारी से मर चुके हैं। सोफिया ने जांच करके कंफर्म किया कि हाँ, इन सब की मौत भी उसी बीमारी से हुई है। उसी का पता लगाने आई हूँ मैं यहाँ पे। थोड़ा सोचने के बाद गॉडिगो ने उन सबको अपने शहर में रहने की इजाजत दे दी। इसके बाद सोफिया ने वहाँ के पानी की जांच की तो पता चला कि उस जगह का पानी जहरीला हो चुका है और ये नेचुरल तरीके से नहीं हो सकता। इस पानी में जरूर जानबूझकर कुछ मिलाया गया है। यही बात उन्होंने राजा को बताई और कहा कि पानी में ये जहर कहाँ से आ रहा है, इस बात का पता लगाना ही होगा। राजा ने भी हामी भरते हुए कहा कि जल्द से जल्द पता लगाओ, तुम्हारी जितनी मदद मुझसे हो पाएगी मैं करूँगा। इसके बाद जेम्स वहाँ के बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। जब बॉल थोड़ा आगे चली गई तो वो उसका पीछा करते हुए एक अनोखी जगह पर पहुंचा। इस जगह पर तो अलग सी पेंटिंग्स बनी हुई थी और ताज्जुब की बात यह है कि इन पेंटिंग्स में उस जहाज का जिक्र है जिसे वो ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं। पता चला कि वो यहीं पर किसी सूखे रेगिस्तान में दबा हुआ है। सोफिया और डग भी वहाँ इसे देखने पहुँचे। डग ने बताया कि आज से 200 साल पहले इस जगह पर एक नदी थी, लेकिन आज वो नदी सूख चुकी है
अब वो तीनों ही नदी को ढूंढने की तैयारी में लग गए। अभी वो लोग इस नदी को ढूंढने का प्लान बना ही रहे थे कि तभी उन्हें इस पेंटिंग में एक किला दिखाई दिया। मतलब इस नदी के आसपास कोई किला भी था और डग का मानना है कि हो सकता है जो पानी इस गांव में आ रहा है, जहरीला पानी, वो उसी नदी का हो। नदी पूरी तरह से सूखी ना हो, उसका पानी नीचे ही नीचे चल रहा हो। अब इन तीनों ने नदी की तरफ बढ़ने का सफर शुरू किया, उस रास्ते पर जहां 200 साल पहले नदी हुआ करती थी। जल्द ही उन्हें वो किला भी दिख गया। इस किले पर चढ़ने के बाद उन्हें एक सोलर प्लांट दिखाई दिया जो कि मैस्कॉट कंपनी का था। लेकिन ऐसी सुनसान जगह पर एक सोलर प्लांट के होने का कोई मतलब समझ नहीं आया। डग को कुछ दूरी पर एक ट्रेन दिखाई दी। ये लोग धीरे धीरे ट्रेन की तरफ बढ़े और चालाकी से ट्रेन के अंदर घुस गए। वहीं रूडी अब अल्मोड़ा के पास पहुंच चुका था। रूडी को अपने कपड़ों पर वैसे ही लाल रंग का सैंपल मिला जो उन्हें माली में अपनी बोट पर मिला था। जब रूडी ने सैंपल की टेस्टिंग की और रिजल्ट अल्मोड़ा को दिखाया तो वो ये देखकर हैरान रह गया। वहीं सोफिया, जेम्स और डग उस प्लांट के अंदर पहुंच गए। अंदर जाकर उन्हें समझ आया कि ये प्लांट एक रेडियो एक्टिव केमिकल बनाने के लिए काम कर रहा है, जो कि यहाँ मौजूद तेज सूरज की रोशनी की वजह से बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तभी वहाँ सोफिया की नजर कुछ कंटेनर्स पर पड़ी जिन्हें अंडरग्राउंड ले जाया जा रहा था। इन तीनों ने उस आदमी का पीछा किया और जब बेसमेंट का दरवाजा खुला तो तीनों देखते ही रह गए। इस बेसमेंट में हजारों टन के हिसाब से रेडियो एक्टिव और जहरीले केमिकल सालों से पड़े हुए थे। कुछ कंटेनर तो दिख रहा है कि लीक भी कर रहे हैं, जो कि जमीन के अंदर रिसते हुए नीचे से बहने वाली नीरजा नदी में मिल रहे होंगे। और इस नदी का पानी माली का पूरा देश पीता है। इसी वजह से ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है। वहाँ अल्मोड़ा और रूडी उस रिपोर्ट को लेकर यूएस एम्बेसी पहुँचे। ये रिपोर्ट देखकर यूएस एम्बेसी के आदमी को भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वहीं जेम्स अपने दोस्तों के साथ प्लांट से भाग ही रहा था कि तभी मैस्कॉट के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। मैस्कॉट ने सोफिया से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस जगह का तुम्हें पता कैसे चला। सोफिया ने मैस्कॉट से कहा कि तुम इस प्लांट में जो भी कर रहे हो उससे लोगों की जान जा रही है। जिस पर मिस्टर मैस्कॉट ने कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, बल्कि हम तो जहरीले केमिकल्स को आग में जला रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। सोफिया ने उसे बताया कि जो केमिकल तुमने बेसमेंट में स्टोर किए हैं वो नदी में मिल रहे हैं जाकर, जिसे लोग पीकर बीमार पड़ रहे हैं। ये सुनकर तो मिस्टर मैस्कॉट भी डर गया कि कहीं ये सच तो नहीं। अब वो लोग डग और जेम्स को बांध कर कहीं ले जाने लगे। डग ने दिमाग चलाया और सोने के सिक्के की मदद से ट्रक के पीछे का दरवाजा खोल दिया, जिससे वो लोग ट्रक से अलग हो गए। मिस्टर मैस्कॉट जल्द से जल्द काजिम से मिला और जो बात भी सोफिया ने उसे बताई थी मैस्कॉट ने काजिम को बताई। काजिम ने कहा कि अगर उसे चिंता है तो प्लांट को बेशक बंद कर दे, लेकिन उसके पैसे उसे हर महीने मिलने चाहिए। उसे फर्क नहीं पड़ता लोगों के मरने से। डग और जेम्स अब इस रेगिस्तान में भटक रहे थे। उनके हाथ अभी भी बेड़ियों से ट्रक के दरवाजे से बंधे हैं। ऐसे ही बंधे हुए वो काफी दूर तक चले गए। काफी देर तक चलते चलते वो लोग भी हिम्मत हार चुके थे। लेकिन तभी बीच रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ प्लेन मिला जो क्रैश हो गया था। लेकिन इस प्लेन के टायर अभी भी सही थे। किसी तरह ये जहाज को रेत पर ग्लाइड करवाते हुए उस पर सवार होकर आगे जाकर एक गांव में पहुंचे। यहाँ उन्हें एक टेलीफोन मिला तो उन्होंने अल्मोड़ा को फोन किया और सारी कहानी बता दी। सोने के सिक्के को बेचकर डग ने एक जीप खरीदी। ये जीप लेकर डग और जेम्स पहुँचे गोडिगो के पास और उसके आदमियों से मदद मांगी ताकि वो लोग मिलकर काजिम से लड़ सके। लेकिन गोडिगो के पास इतने आदमी नहीं थे और न ही काजिम की तरह बड़े बड़े हथियार। इसीलिए गोडिगो ने लड़ने से मना कर दिया। लेकिन उसने अपनी गाड़ी उन्हें दे दी जो गोडिगो ने काजिम से खरीदी थी। इस कार को लेकर जेम्स और डग प्लांट पर पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें गेट पर ही रोक लिया गया। ये दोनों जबरदस्ती बंदूकों के सहारे अंदर घुस गए और वहां मैस्कॉट को पता चल गया कि कोई तो अंदर घुस चुका है, जिसके बाद वो तुरंत ऊपर वाले हिस्से में चला गया। डग और जेम्स जैसे ही अंदर गए उन्हें देखकर हैरानी हुई कि पूरा प्लांट खाली हो चुका था। तो जेम्स ने कहा कि शायद मैस्कॉट को यकीन हो गया है कि उसकी वजह से लोग मर रहे हैं और ये बात अमेरिका तक पहुंच गई होगी, इसीलिए ये इस प्लांट का नामो निशान खत्म करना चाहते हैं। जेम्स जल्दी से नीचे जाकर वो विस्फोटक ढूंढने गया, जिसकी मदद से ये लोग इस प्लांट को उड़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। अभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। मैस्कॉट जबरदस्ती सोफिया को लेकर उसमें बैठ गया। वो निकल ही रहे थे कि तभी वहाँ डग आ गया। डग ने मैस्कॉट को पकड़ ही लिया था, लेकिन तभी पीछे से मैस्कॉट का एक आदमी आ गया और उसने डग को रोक लिया। उधर सोफिया समय रहते हेलीकॉप्टर से कूद गई।
नीचे जेम्स को वो बम एक कंटेनर में मिल गया और उसने बम वहाँ से निकाल कर अपने बैग में रख लिया। इसी दौरान मैस्कॉट ने चॉपर में बैठकर अपने प्रोग्राम से सोलर प्लांट को सूरज की तरफ कर दिया। अब सभी सोलर पैनल बहुत तेजी से काम करने लगे, लेकिन जेम्स की काबिलियत की वजह से कोई धमाका नहीं हुआ क्योंकि जेम्स ने बम डिस्कनेक्ट कर ही दिया था। मैस्कॉट को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। सोफिया और डग ने मैस्कॉट के आदमी से छुटकारा पाया और फिर ये तीनों कार में बैठकर वहाँ से निकल गए क्योंकि अभी उन्हें यहाँ से बहुत दूर जाना है। लेकिन तभी काजिम का हेलीकॉप्टर उनका पीछा करने लगा। काजिम उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगा। डग ने जेम्स से कहा कि जो भी तुझे विस्फोटक बेसमेंट में मिले थे उन्हें बाहर फेंकना शुरू कर दे। जब जेम्स ने ऐसा किया तो जहाँ जहाँ काजिम की गोलियां लगती रही वहाँ धमाके होते रहे। इतना ज्यादा धुआं और धूल उड़ गई कि काजिम को अपना हेलीकॉप्टर मोड़ना पड़ा। लेकिन इन धमाकों की वजह से कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। उस जगह से रेत खिसक गई और वो जहाज जो नीचे दबा हुआ था ऊपर आ गया। जहाज को देखते ही तीनों उसके अंदर छुप गए, लेकिन काजिम को पता चल गया और वो एक बार फिर से जहाज पर गोलियां चलाने लगा। काजिम के बहुत से लोग वहाँ पर आ गए और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जहाज पर हो रहे हमलों से जहाज के अंदर मौजूद कंटेनर्स खुल गए और उनसे सोने के सिक्के बाहर गिरने लगे। ये देखकर डग को यकीन नहीं हुआ कि ये सिक्के अभी भी सही सलामत हैं। अभी इन लोगों को जहाज के अंदर एक पुरानी तोप मिली जो अभी भी काफी अच्छी हालत में थी। अब वो लोग इस तोप को चलाने की तैयारी में लग गए। जैसे ही काजिम का हेलीकॉप्टर उनके निशाने पर आया उन्होंने तोप चला दी। हेलीकॉप्टर में जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें काजिम मारा गया, जिसके बाद काजिम की पूरी फौज ने सरेंडर भी कर दिया। ये तीनों बाहर आकर पूरी तरह चौंक गए कि इतनी बड़ी फौज ने हमारे आगे सरेंडर क्यों किया। लेकिन तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि गोडिगो के आदमी उन्हें हर तरफ से घेर कर खड़े थे। उधर अमेरिका में एक अंडरकवर एजेंट जो कि ये सारी हरकत जान चुका था, उसने जानबूझकर मैस्कॉट की ड्रिंक में वही जहर मिला दिया जो वो माली के लोगों को पिला रहा था और जल्द ही उसका भी वही हश्र होगा जो उसने लोगों के साथ किया है। आखिर में हम डग और सोफिया को एक साथ देखते हैं। डग ने वो खजाना गोडिगो और उसके लोगों के लिए ही छोड़ दिया था क्योंकि इस बीमारी में सबसे ज्यादा उनका ही नुकसान हुआ था और उनकी जमीन है, खजाने पर हक भी उनका ही बनता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।